अच्छा जी। मई जून 2020 पेपर 31, ये हमारा वेरिएंट नहीं है, बाहर वाला वेरिएंट है, मगर हम लोग सॉल्व करने की इसको पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा जी, ये वाला आपको पेपर दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर एक पूरा क्वेश्चन है जिसमें ये पूरा रेशो एनालिसिस का क्वेश्चन है। मगर उसका जो दूसरा पार्ट है, सी वाले पार्ट से जो स्टार्ट है, वो हमारा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से स्टार्ट हुआ हुआ है। तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ द ड्राफ्ट, एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा, आ जाए। During the review of the draft financial statement, the auditors brought two issues. ठीक है, ऑडिटर दो इशू लेके आए हैं टू द अटेंशन ऑफ द डायरेक्टर्स। ठीक है, ये सवाल करने से पहले एटलीस्ट आपकी जो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने रिवाइज कर लियो। लेट सपोज आपने IAS 36, 37 और 38 इन अ रो रिवाइज कर लियो। इशू नंबर वन, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। ठीक है, ये साल जो हमारा खत्म हो रहा है, इस पीरियड पे जो खत्म हो रहा है वो हमारा कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2019 को खत्म हो रहा है। एम पब्लिक लिमिटेड हैड बॉट अ स्पेशलाइज्ड मशीन। अच्छा, इसको समझने से पहले आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज अ एक्सपेंस क्रिएट किया जाता है जो कि हर साल जो है ना प्रोबेबल चांसेस होते हैं कि हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपकी जो है मेंटेनेंस ऑफ अ मशीन होती है, या अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो उसकी हम लोग को मेंटेनेंस करवानी पड़ती है हर महीने के बाद, हर 2-3 महीने के बाद करवानी पड़ती है कि वो परफॉर्मेंस हमारे को प्रोवाइड करते रहे। तो ये हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जो कि आपके ओवरऑल जो है ना साल में या महीनों के अंदर एक्सपेंडिचर होगा, जो एक्सपेंस होता है। मगर कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि आपके एक दफा के खर्चे होते हैं। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। The machine had been designed by M Public Limited and made by an overseas manufacturer। मतलब कि M Public Limited ने बोला यार मुझे इस डिजाइन का चाहिए। ठीक है, और ओवरसीज एक मैन्युफैक्चरर बैठा हुआ है जिसने हमारे को प्रोड्यूस करके दिया है उस डिजाइन के हिसाब से। द फॉलोइंग कॉस्ट हैड बीन इंकर्ड, ये कॉस्ट आई है डिजाइन की $7,000, मैन्युफैक्चर की 26,000, इंस्टॉलेशन 3,000, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 4,000। एम पब्लिक लिमिटेड हैड कैपिटलाइज द मैन्युफैक्चर कॉस्ट। कैपिटलाइज का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब एम पब्लिक लिमिटेड ने एक पागल वाला काम करा है। एम पब्लिक लिमिटेड ने बोला ये जो सिर्फ 26,000 जो दिया हुआ है, इसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ कंसिडर करेंगे। इस 26,000 को हम किस एज अ कंसिडर क्या करेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिडर करेंगे। और ये जो 7,000 आपको नजर आ रहा है, ये आपको 3,000 नजर आ रहा है, ये आपको 4,000 नजर आ रहा है, इन सबको एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसने कंसिडर किया है। अच्छा जी, जरा हम देख लेते हैं ये बोलना क्या चाह रहा है हमारे को। ठीक है, हम लोग जरा सा टेक्स्ट भी ले आते हैं अपने साथ। अच्छा जी, सबसे पहली बात सुनिएगा, इस पे क्या कहा है? इस पे बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना, इस पे गलती से क्या कर दिया, 26,000 कंसिडर कर लिया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जो कि वन ऑफ होते हैं, एक दफा के ही खर्चे होते हैं, इसके बाद खर्चा वो नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आपके पास आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि ओवर द ईयर, ओवर द मंथ जो है ना कंटिन्यूसली होते रहते हैं, जिसमें से डिजाइन, इंस्टॉलेशन और रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है ना डाल दिया है। अच्छा, अब ये मसला किया इसने, जरा सुनिएगा। अब जरा सुनिएगा क्या मसला किया इसने। आप मुझे ये बताओ, क्या डिजाइन क्या हर साल के बाद ये वापसी करवाएगा, या हर महीने के बाद ये डिजाइन करवाएगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। एक दफा डिजाइन करवा लिया बस खत्म भाई, अब मैन्युफैक्चर करवा लिया खत्म हो गया, वो डिजाइन अब मुझे नहीं चाहिए भाई। तो डिजाइन जो है आपकी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मगर आपने कैसे एज अ कंसिडर क्या कर ली है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज अ एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में कंसिडर कर ली है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो डिजाइन की कॉस्ट है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, बल्कि कौन सी एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वन ऑफ पेमेंट है बस। ठीक हो गया। अच्छा, इंस्टॉलेशन, मशीन को इंस्टॉल करवाना है आपकी प्रेमिसेस पे। क्या आप हर महीने बाद लोगों को बुलाओगे कि वापसी इंस्टॉल करें मशीनरी को निकाले, फिर वापसी इंस्टॉल करे, फिर मशीनरी को निकाले, फिर इंस्टॉल करे? भाई वन ऑफ पेमेंट होती है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन वन ऑफ पेमेंट होती है, इससे गलती से जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कंसिडर कर दिए, मगर आनी कहाँ पे चाहिए थी? कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आनी चाहिए थी। अच्छा जी, अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस वो खर्चे होते हैं जो कि हर महीने हर साल के बाद होता है, जो कि ये सही करा इसने कि भाई इसने रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर डाल दिया है। बल्कि ये जो डिजाइन है आपका जो इंस्टॉलेशन था वो गलत खर्चा इसने गलत जगह डाल दिया है, इसको कहाँ पे डालना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर डालना है। ठीक है, अगर हम लोग ये देखें तो डिजाइन की 7,000 है, इंस्टॉलेशन की 3,000 है, तो इन टोटल आपके 10,000 बनते हैं।
एम पब्लिक लिमिटेड हैड कैपिटलाइज द मैन्युफैक्चर कॉस्ट 26,000। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि कैसे उसने जो है ना 26,000 कैपिटलाइज कर दी है। all other costs were charged to the income statement। और गलती से क्या करा, ये जो 10,000 थे, ये 7,000 ये, और ये 3,000 ये गलती से एक्सपेंस में चले गए। ये क्या हुए हैं, ये गलती से एक्सपेंस के अंदर चले गए। क्या हुए हैं, गलती से एक्सपेंस की तरफ चले गए। अब इनको गलती से एक्सपेंस में डाल दिया, इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई होगी, ओवर स्टेट हो गई होगी, ओवर स्टेट हो गई होगी। इसको हम लोग को एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, द कंपनी डेप्रिशिएट द मशीनरी एट 25% यूजिंग पर एनम यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड, अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज। अब जरा सुनिएगा, जरा इंटरेस्टिंग चीज आ गई है ये। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज आ गई है। अच्छा जी, क्या इंटरेस्टिंग चीज है हम लोग देख लेते हैं। अब ये बोल रहा है कि अच्छा, इसको हम लोग जो है ना कॉपी पे जरा कर दूं मैं, तो हम लोग ब्लैक बोर्ड पे जाके समझेंगे इस चीज को। ठीक हो गया। एम पब्लिक लिमिटेड हैड कैपिटलाइज द, ठीक है, ओके। अब क्या हुआ जरा समझिएगा। अब जरा समझिएगा क्या हुआ है, जरा समझिएगा क्या हुआ है। इसके हम लोग दो पार्ट बना रहे हैं, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट हम लोग इसको क्रिएट कर रहे हैं। अब जरा समझिएगा। जरा समझिएगा अब इसको, ठीक है, जरा समझिएगा। आप ये देखें कि इसने क्या कर दिया, 26,000 पे रिकॉर्ड कर दी थी मशीनरी की वैल्यू। ठीक है, एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर जब लिखा, तो एसओएफपी पे जाके इसने कितने पे कंसीडर कर दिए, 26,000 पे कर दिए। उस पे क्या करा इसने, 25% का आपका डेप्रिसिएशन चार्ज करा होगा। ठीक है, गलत वैल्यू पे इसने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा। ऑडिटर ने आपके ईयर एंड पे आके जो है ना ये मिस्टेक पकड़ी है। मगर जब तक ये मिस्टेक नहीं पकड़ी गई होगी, जब तक तो आप 26,000 पे 25% लगा रहे थे। सही हो गया। अच्छा, आप इस पे एक साल की जो है ना डेप्रिसिएशन लगेगी, क्योंकि इसने बता दिया कि हम लोग जो है ना ईयर एंड पे ये काम हुआ है। ये देखो, ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 दिसंबर 2019, और आपका ईयर एंड भी 2019 के अंदर ही हो रहा है। तो इसी साल में इसने परचेज करी थी, तो एक साल की ही डेप्रिसिएशन लगेगी। अगर आप 26,000 के ऊपर 25% लगाए, अगर आपके हाथ में कैलकुलेटर हो तो आप अगर 26,000 पे 25% लगाए, तो $6,500 जो है ना ये बनते हैं। ठीक हो गया। मगर इसकी असली वैल्यू, इसकी एक्चुअल वैल्यू थी कितनी, इसकी एक्चुअल वैल्यू थी कितनी, इसकी एक्चुअल वैल्यू थी कितनी, 26,000 तो थी। डिजाइन की कॉस्ट आपकी 3,000 थी। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट कुछ 6,000 थी। ठीक है, 7,000 थी। तो ओवरऑल ये क्या कितने बना रहे थे आपके लिए, 36,000 बना रहे, 7 8 9 10, हाँ, 36,000 आपको ये बना के दे देते, जिसपे इसको 25% जो है ना इसको चार्ज करना था डेप्रिसिएशन पे, जो कि इसके पास लेके आते हैं 36,000 मल्टीप्लाई बाय 25%। अगर आप करें तो 9,000 आ रही है इसकी डेप्रिसिएशन, जो असली डेप्रिसिएशन होगी, जो असली डेप्रिसिएशन होगी। मगर आपने किस पे रिकॉर्ड कर दिया है, 6,500 पे जाके आपने रिकॉर्ड कर दिया है। आपने किस पे रिकॉर्ड कर दिया, 6,500 पे। करना किस पे था, 9,000 पे जाके आपने रिकॉर्ड करनी थी। तो आपकी इनकम स्टेटमेंट क्या हो गई होगी, अंडर स्टेट हो गई होगी। जब अंडर स्टेट हो गई थी, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, अभी ड्राफ्ट में जाके इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, हमें लोग को पता है भाई, 6,500 पे आपने रिकॉर्ड कर दी है, 9,000 पे होनी थी। तो आप डिफरेंस मालूम कर लो, 9,000 माइनस 6,500, तो आपको समझ आ गया कि 2,500 से आपने जो है ना इसकी वैल्यू इनकम स्टेटमेंट में जाके बढ़ा देनी है। क्या करनी है आपको, जाके इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाके बढ़ा देनी है। अच्छा, इधर हम लोग डिफरेंस भी लिख देते हैं भाई, नहीं चाहिए भाई। ये आ गया आपका, ठीक है। 2,500 से आपको क्या करनी है, डेप्रिसिएशन इंक्रीज कर देनी है, डेप्रिसिएशन इंक्रीज कर देनी है। ठीक हो गया। अच्छा, और अब मुझे ये बताए, डेप्रिसिएशन तो इतने से इंक्रीज करनी है। अब आप ये देखें कि आपने एसओएफपी के अंदर 26,000 से रिकॉर्ड कर दिए वैल्यू। आप ये देख सकते हैं कि आपने क्या कर दिया, 26,000 से रिकॉर्ड कर दिए वैल्यू, 26,000 से आपने क्या कर दिए है, रिकॉर्ड कर दिए वैल्यू। मगर करनी कितने पे थी, 36,000 पे। तो आपको नजर आ रहा है डिफरेंस, 26,000 पे आपने रिकॉर्ड करनी थी, कर कितने पे दिए आपने, 26,000 पे कर दिए। 36,000 पे करनी थी, 26,000 पे कर दिए। इसका मतलब 10,000 का आपके पास डिफरेंस आ रहा है। इस वैल्यू को भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट देनी पड़ेगी। तो 10,000 की आपकी वैल्यू जो है अंडर स्टेट हो चुकी है, उसको ओवर स्टेट करना है। ओवर स्टेट मतलब कि हमारे को वैल्यू को इंक्रीज करना है, वैल्यू इंक्रीज करनी है हमारे को। ठीक है बेटा। अच्छा जी, क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा, ये तो पहला इश्यू हो गया कि हम लोग को समझ आ गई, सारी वर्किंग कर दी। अब आ जाओ नीचे। एम पब्लिक लिमिटेड कंपनी ओन्स अ वेयर हाउस, एक वेयर हाउस है। उसने परचेज करा था 1 जनवरी 2015 को, सही है, 2015 को खरीदा था, और 2019 में ईयर एंड हो रहा है।
15 1 जनवरी, मतलब जनवरी की पहली तारीख को खरीदा तो 15 पूरा आएगा, 15 16 17 18 19, मतलब 5 साल, 5 साल जो है इसके पास ये वेयर हाउस रहा है। एट अ कॉस्ट ऑफ $150,000, ठीक है, 1,50,000 का इसने खरीदा तो कॉस्ट पे। हैज अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 25 years विद नो एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू। सही है, 25 साल की इसकी यूजफुल लाइफ है। इट्स कैरिंग वैल्यू हैड बीन इंक्लूडेड इन द टोटल वैल्यू ऑफ द नॉन करंट एसेट। अब देखो मसला क्या हुआ है, देखो मसला क्या हुआ है। आपको पता है, आपको ये पता है कि आप एसओएफपी के अंदर, आप एसओएफपी के अंदर क्या डालते हो भाई, आप एसओएफपी के अंदर क्या डालते हो, कॉस्ट डालते हो। आप क्या डालते हो, कॉस्ट डालते हो, ठीक है। मगर इसने क्या कर दिया, इसने गलती से जाके नेट बुक वैल्यू जो है ना इसने डाल दी है, ठीक है। नेट बुक वैल्यू डाल दी जो कि अनएडजस्टेड है, जो कि अनएडजस्टेड है, जो कि क्या है, अनएडजस्टेड है, तो उसको जाके हम लोग को एडजस्ट करनी पड़ेगी। ये क्या कर दिया है इसने, गलती से क्या कर दिया है, अपनी कैरिंग वैल्यू पे इसने रिकॉर्ड कर दिया है। इट्स कैरिंग वैल्यू हैड बीन इंक्लूडेड इन द टोटल वैल्यू ऑफ अ नॉन करंट एसेट। इसने नॉन करंट एसेट की कैरिंग वैल्यू जो है ना जाके इंक्लूड कर दी है, इसने नॉन करंट एसेट की कैरिंग वैल्यू जाके इंक्लूड कर दी है। ठीक हो गया। विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट इट्स ओके ओके। अच्छा जी, ये वाली अजम्पशन हटाए, ये वाली अजम्पशन हटाए। इसने बोला गलती से, अच्छा ये वाली जो एसओएफपी में जो चीज थी वो नहीं चीज है, ठीक है। इसने आगे और क्लेरिफिकेशन दिए। इस कैरिंग वैल्यू हैड बीन इंक्लूडेड इन द टोटल वैल्यू ऑफ अ नॉन करेंट विदाउट टेकिंग अकाउंट इट्स फेयर वैल्यू ऑफ, ठीक है। इसने क्या करा, आपको पता है कि आप अगर IS 36 से वाकिफ हो, IS 37 आपने पढ़ा है, IS 38 पढ़ा है, तो हम लोग को ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, हम लोग ने IS 36 के अंदर एक चीज पढ़ी थी कि आपके पास एक कैरिंग वैल्यू होती है और एक रिकवरेबल अमाउंट होती है। अब आपकी जो कैरिंग वैल्यू होती है, अगर आपकी कैरिंग वैल्यू ज्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से, तो आप माइनस करके क्या निकालते थे, इंपेयरमेंट लॉस निकालते थे। तो वही तो काम करना है, इसने गलती से वो काम नहीं करा है, उसने गलती से काम वो नहीं कर रहा है। इसने रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग वैल्यू की जो डिफरेंस होती है उससे इंपेयरमेंट लॉस नहीं निकाला है और डायरेक्ट जाके वैल्यू लिख दी है। तो हम इसको जाके ज्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, डिफाइन द टर्म इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। सही है भाई, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट समझा देते हैं। अच्छा, याद रखिएगा यही थ्योरी है जो कि बार बार रिपीट होती है, तो एक दफा आप याद कर लेंगे तो आपको ज्यादा फायदा करेगी ये, ठीक है। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, हम लोग को पता है ये कौन सी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, IAS 36। हम लोग पहला पार्ट करने जा रहे हैं, सी वाला पार्ट है, ठीक है। आ जाए, साथ साथ थ्योरी लिखिएगा। IAS 36, व्हेन द कैरिंग अमाउंट, when the carrying amount when the carrying amount of an asset is more than its रिकवरेबल अमाउंट। अच्छा, ये वही चीज है जो कि हम लोग ने अभी बात करी है यार, आपकी कैरिंग वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है रिकवरेबल अमाउंट से, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है रिकवरेबल अमाउंट पे। हम लोग को एडजस्ट करना पड़ता है, जो रिकवरेबल अमाउंट होती है उस और कैरिंग अमाउंट है उसको माइनस करके इम्पेयरमेंट लॉस निकालना होता है और उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना होता है जो कि हमारी रिकवरेबल अमाउंट होती है। बस सिंपल है यार, उसको इंग्लिश में हम लोग को लिखना है, तो जरा लिखो साथ में, मोर देन इट्स रिकवरेबल अमाउंट, अमाउंट देन it has to be reduced to its recoverable amount. This reduction in the asset value is an impairment loss. The impairment loss, इम्पेयरमेंट लॉस क्या करते हैं हम लोग एसएफपी में जाते हैं, उसके जो भी वैल्यू जो रिकॉर्ड होती है उस एसेट की, नॉन करंट एसेट्स की, उसको उस वैल्यू से गिरा देते हैं। लेट्स सपोज 1,50,000 पे वो रिकॉर्ड हुई हुई है, 8,000 रुपए का हमारे पास इंपेयरमेंट लॉस आया, तो हम लोग क्या करेंगे, 1,50,000 में से इंपेयरमेंट लॉस माइनस कर देंगे, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू हमें पता चल जाएगी जो कि आपकी 142,000 आ जाएगी आपके पास, ठीक है। द इम्पेयरमेंट लॉस इज रिकॉर्डेड एज एन expense in an income statement, in the income statement, and the value of the asset should be reduced in SOFP। अच्छा जी, स्टॉप करके आप एक दफा रिवाइज और देख लीजिएगा और आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक हो गया। पहला पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। एक्सप्लेन हाउ द डायरेक्टर शुड एडजस्ट द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अकाउंट फॉर इशू नंबर 1।
इशू नंबर 1 में हमारे को दो दो चीजें हम लोग को पता चली थी भाई, दो चीजें जो हम लोग को एडजस्ट करनी है। पहला तो ये कि भाई आपने जो है ना ये डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करनी है, जो कि 2500 की एडजस्टमेंट है, ठीक है। और ये कि आपकी वैल्यू जो है वो क्या हो गई है, अंडरस्टेट हो गई है, या आपकी वैल्यू क्या हो गई है, अंडरस्टेट हो गई है 10,000 से। तो आपने क्या करनी है, अपनी वैल्यू को इंक्रीज करनी है। इसके अंदर जो 10,000 के अंदर जो अमाउंट है वो 3,000 और 7,000 है। 3,000 डिजाइन के थे, क्या थे देख लेते हैं। 7,000 डिजाइन के थे, 3,000 इंस्टॉलेशन के, 10,000 से वैल्यू आपको बढ़ानी है। और डेप्रिसिएशन का भी आपने अकाउंट फॉर करना है 25 होगा, तो हम लोग लिख देते हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं है, बेसिक थ्योरी है ये, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा डी का पार्ट 1 है, देख भी लेते हैं, डी का पार्ट 1 है, इशू नंबर 1 है ये हमारा, ठीक है। साथ साथ लिखेगा MRC, बल्कि नहीं, एम पब्लिक लिमिटेड कंपनी नाम था इसका, कंसिडर्ड डिजाइन एंड इंस्टॉलेशन एट्स एट्स एज इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि गलती से एज एक्सपेंस ले लिया था, एज इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि क्या थे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर थे, एज इट कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वेयर एज द अबव highlighted expenses must be recorded as capital expenditure, as capital expenditure। तो आपने क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड शुड हैव बीन एंड शुड हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ मशीन, जो कि 36,000 इन टोटल बनती है, इन द कॉस्ट ऑफ मशीन, एज दे वर एज दे वर incurred as they were incurred to make it ready for business use। ठीक हो गया। The cost of machine, the cost of machine will further increase by 10,000, will further increase by 10,000, जो हम लोग ने कैलकुलेट करी थी, फर्दर इंक्रीज बाय 10,000, जिसमें आपकी 7,000 जो है डिजाइन की कॉस्ट थी और 3,000 इंस्टॉलेशन की कॉस्ट थी। एंड चेंज टू इनकम स्टेटमेंट विल बी डिडक्टेड, क्योंकि आपने उसका एक्सपेंस ओवर स्टेट कर दिया था, डिडक्टेड बाय द सेम अमाउंट। सेकेंडली, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑफ 2,500 on new asset of 10,000 will increase depreciation depreciation charge. Lastly, the profit the profit will decrease by the same अमाउंट। ठीक हो गया। ये सिंपल थी, पहले प्रॉब्लम पे हमने डिस्कस कर ली। अब हम लोग जो है ना सेकंड प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। अच्छा जी, सेकंड प्रॉब्लम बड़ा ही आसान है, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम बड़ा ही आसान है, वो भी देख लेते हैं। उसके अंदर बेसिकली कैलकुलेशन आपने करके दिखानी है कि आपने जो है ना, आपने ये फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज जो है ना कंसिडर क्यों नहीं करी। ठीक है, बड़ा ही आसान है, जरा देख लेते हैं, कैलकुलेशन ही है आसानी सी, ठीक है। हम लोग ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी नेट बुक वैल्यू क्या है, क्योंकि कैरिंग वैल्यू क्या होती है, नेट बुक वैल्यू होती है। यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट दी हुई है, जो कि आपकी 1,50,000 है, ठीक है। आपको पता है नेट बुक वैल्यू कब आती है, जब आप जो है ना डेप्रिसिएशन कॉस्ट में से माइनस कर देते हो, तो आपके पास क्या आ जाती है, कैरिंग वैल्यू आ जाती है। तो हमारे को पता है यहाँ पे 1,50,000 की आपको कॉस्ट दी हुई है, ठीक है। और आपको कितने दिए हुए, 25 साल दिए हुए हैं। तो हमारे को पता चल जाएगा कि एक साल की कितनी जो है ना आपके पास आ रही है। तो कैलकुलेटर में डालो, तो हमारे पास आ रही है $6,000 जो है ना हमारे पास पर ईयर की जो है ना डेप्रिसिएशन आ रही है। और हमें पता है ये जो मशीन है जो खरीदी है हम लोग ने 2015 में, और अभी जो ईयर एंड हो रहा है 2019 में, इन टोटल जो है 5 ईयर का क्या हो रहा है, गैप आ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 6,000 से, 5 ईयर को मल्टीप्लाई कर दो $6,000 से तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो भी नेट बुक वैल्यू आएगी, या ये डेप्रिसिएशन है, बेसिकली डेप्रिसिएशन है आपकी, 30,000 क्या है, डेप्रिसिएशन है। अब आप क्या करते हो, अपनी कॉस्ट को डेप्रिसिएशन से माइनस करते हो, तो आपके पास क्या आ जाती है, आपके पास क्या आ जाती है, कैरिंग
वैल्यू आ जाती है, कैरिंग वैल्यू, ये आपके पास नेट बुक वैल्यू आ जाती है। कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास? 1,50,000 में से अगर आप ये निकालो तो कितनी आ रही है? 1,20,000 आ रही है। ठीक है, कैलकुलेटर में डालो, 1,20,000 आपके पास नेट बुक वैल्यू आ रही है। अब हमें पता है, अब ये इजी सा काम है भाई, जब आपके पास कैरिंग वैल्यू आ जाती है, जब आपके पास कैरिंग वैल्यू आ जाती है तो आप क्या करते हो? रिकवरेबल अमाउंट से क्या करते हो? कंसिडर करते हो। रिकवरेबल अमाउंट कितने दिए हुए हैं अभी देख लेते हैं। एक आपको वैल्यू इन यूज लाख रुपए दिया हुआ है, और एक आपको कितना दिया हुआ है? फेयर वैल्यू लाख रुपए दिया है, वैल्यू इन यूज 1,12,000 रुपए दिया है। हमारे को पता है रिकवरेबल अमाउंट में से सबसे बड़ी वैल्यू हम लोग जो है ना चूज करते हैं, 1,12,000 जो है ना सबसे बड़ी वैल्यू हमारे को दी हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली जाएंगे 1,20,000 में से 1,12,000 जो है ना माइनस कर देंगे। ठीक है, 1,12,000 जो है ना माइनस कर देंगे। ठीक है, कितनी आ जाएगी हमारे पास? कैलकुलेटर में डालें, 1,20,000 में से 1,12,000 माइनस करेंगे तो हमारे को पता चल जाएगा कि आपके पास 8,000 जो आ रहा है वो हमारा क्या है? इम्पेयरमेंट लॉस है। क्या है हमारे पास? इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है। इम्पेयरमेंट लॉस कैसे करेंगे? हम लोग जाके उससे एसओएफपी में जाके उस वैल्यू को माइनस कर देंगे। अच्छा जी, लास्ट चीज है हमारे पास कि वो बोल रहे हैं आप जो है ना एडजस्ट करो प्रॉफिट आफ्टर इशू 1 एंड 2। हमारे को पता है सबसे पहली चीज कि आपने जो है ना एक्सपेंस को क्या कर दिया था? ओवरस्टेट कर दिया था। डेप्रिसिएशन का भी मसला है, तो ये सारी चीजें जो है ना हम लोग करते हैं, और इम्पेयरमेंट लॉस का भी मसला है, क्योंकि इम्पेयरमेंट लॉस IAS 36 बोलता है अगर इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है आपको तो आप क्या करोगे? एज एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो। तो आपने रिकॉर्ड तो क्या नहीं है, तो आ जाओ करके देखते हैं। ठीक है, ये आपका कौन सा पार्ट है? लास्ट पार्ट है, ई वाला पार्ट है, इसको कर लेते हैं हम लोग। इजी पार्ट है, कोई मुश्किल नहीं है। आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर है। अच्छा, क्वेश्चन में प्रॉफिट फॉर द ईयर नहीं दिया होगा, ये ओवरऑल बड़ा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये मार्किंग स्कीम से वैल्यू निकाली हुई है। अगर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हो ये वाला जाके, जो कि रेशियो एनालिसिस का है, तो आपको मदद मिल जाएगी और आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट कैसे ये बाहर आया है। तो 72,000 का आपके पास प्रॉफिट आता है। ठीक है, इसके बाद आपने डिजाइन जो है ना गलती से इसके अंदर डाल दी थी। अब रिवर्स करने के लिए पहले आपने क्या करा होगा? एज ए आपने एक्सपेंस इसको कंसिडर कर लिया था, आपने एज ए एक्सपेंस इसको कंसिडर कर लिया था, आपने एज ए एक्सपेंस इसको कंसिडर कर लिया था, जिसकी वजह से एक्सपेंस क्या होता है? माइनस होता है। तो रिवर्स के लिए आप क्या करोगे? प्लस कर दोगे। इसके साथ साथ आपने एक और भी वैल्यू जो है ना गलती से डाल दी थी, वो कौन सी थी? इंस्टॉलेशन की कॉस्ट थी। इंस्टॉलेशन की कॉस्ट कितनी थी आपके पास? 3,000 की थी। अच्छा, इसके बाद जो है ना आपने गलती से क्या कर दिया है? डेप्रीसिएशन 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 आपने क्या कर दी थी? कम से चार्ज करी थी। डेप्रीसिएशन क्या करी थी आपने? कम से चार्ज करी थी। जब आपने कम से चार्ज करी थी, 6,000 कुछ वैल्यू आ रही थी। अभी देख लेते हैं, बच्चों वाला वैल्यू है ये, जरा देखो। आपने क्या था? 6,500 से रिकॉर्ड कर दी थी। करनी कितने पे थी? 9,000 से करनी थी। इसका मतलब आपकी जो डेप्रिसिएशन थी वो अंडरस्टेड हो गई थी, तो 2,500 के हम लोग को और फर्दर जो है ना प्रॉफिट हमारे को डिक्रीज करना है, तो कर दो ना। कर दो ना, डेप्रिसिएशन रिड्यूस कर दो ना। डेप्रिसिएशन रिड्यूस कर दो ना। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे? 2,500 के फर्दर जो है ना डेप्रिसिएशन से रिड्यूस कर देंगे प्रॉफिट को। लास्ट चीज हमारी है इम्पेयरमेंट लॉस, जो कि हमारी एक्सपेंस होती है, और हमेशा एक्सपेंस क्या होता है हमारा? माइनस होता है। 8,000 से माइनस हो जाएगा, जो हमारा लेस में जो आएगा ये हम लोग जिसको कहेंगे करेक्टेड प्रॉफिट, वो हमारा बन जाएगा मेरे भाई, आपका बन जाएगा इन टोटल, आपका बन जाएगा, कैलकुलेटर में डालो, 71,500 आपका वैल्यू आ जाएगी करेक्टेड प्रॉफिट की। कुछ चीज क्लियर ना हुई हो पूछ लेना व्हाट्सएप पे मैसेज करके।